तो फोर्स के लिए एक लाइन आती है, एनी पुल और पुश कैन मूव एनी ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो फोर्स है, या तो इसे हम बोलते हैं पुश को या बोलते हैं पुल को। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने एक ब्लॉक, अबे कहाँ गया, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक में मान लीजिए यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पे खड़ा होके मैं इसे ऐसे धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसे भी क्या बुलाएंगे, फोर्स। और अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक रस्सी खींचकर रस्सी को अपनी तरफ खींचता हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक फोर्स। फोर्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिससे एक ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाता है, और मूव कराने के लिए हमें दो चीज़ करनी है, या तो पुश करना है या उसे पुल करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। अब सवाल ये है हमें इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। चलो अब फोर्स को हम लोग बांटते हैं दो कैटेगरी में। देखो फोर्स हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है, आप देखो कैसे, अगर मान लीजिए मुझे एक डोर भी ओपन करा तो मुझे उसको खींचना पड़ता है, यस और नो। अब अगर मुझे चलना है तो मुझे चलने के लिए अपने पैरों को धक्का देना पड़ता है। जब चलते हैं तो पिछले पैर को धक्का देते हैं, तभी तो आप आगे बढ़ते हो ना, फिर भी धक्का दोगे पीछे को, फिर आगे बढ़ते हो। साइकिल चलती है, साइकिल में पहिए आप जो पेडल मारते हो तो पहिया धक्का मारता है, फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें जो मोशन में हैं या जो नहीं भी हैं, उन सब में एक फोर्स लग रहा होता है। अब सर जो मूव नहीं करूँ वहाँ कैसे फोर्स लग रहा है, आगे बताऊँगा क्यों नहीं, कैसे लग रहा है फोर्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉल हवा में टांग रखी है, इसमें भी फोर्स लग रहा है, बॉल अभी भी हवा में ही है लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, कौन, रस्सी ने इसको पुल ऐसे कर रखा है, लेकिन नीचे ग्रेविटी से खींचना चाहिए लेकिन खींच नहीं पा रही। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स तो हमारे आसपास हर तरफ प्रेजेंट है। अब जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स हमारे पास दो तरह का प्रेजेंट होता है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक हमारे पास प्रेजेंट है अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बैलेंस का मतलब क्या होता है, लेट सपोज ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, एक ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक में जितना फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ उतना फोर्स कोई राइट से भी लगा रहा है। अच्छा, फोर्स की जो ऐसा यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो यूनिट है न्यूटन। क्या है, जिसको एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स हमेशा न्यूटन में ही नापा जाता है। आप, मैं बोलूँगा कितना धक्का, सर कितना, दैट मीन्स बताओ कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट से लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स राइट से लग रहा है, तो होगा क्या, ब्लॉक को 10 न्यूटन यहाँ से मिल रहा है कि तू इधर इधर भाग, हाँ या ना, और 10 न्यूटन यहाँ से मिल रहा है तो उधर भाग। अब दोनों तरफ से इक्वल पड़ रहा है तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे जो ब्लॉक जहाँ है वहीं रहेगा। इसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स, कि अगर किसी एक चीज़ को दो तरफ से फोर्स मिल रहा है और दोनों एक जितना है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैसा होगा, बैलेंस्ड फोर्स। अब आप ये सोच लीजिए, मैंने एक एग्जांपल और, मैंने एक बॉल ऊपर टांग रखी है ऐसे छत से, ठीक है। अब इस बॉल को ऊपर खींचा जा रहा है 15 न्यूटन फोर्स से। कितने न्यूटन फोर्स से, 15 न्यूटन। तो अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ बॉल को खींच रहा है तो बॉल ऊपर क्यों नहीं जा रही। भाई देखो, कोई भी चीज़ मूव कहाँ करती है, जहाँ फोर्स लगता है। अगर इस रस्सी पे 15 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है तो बॉल को तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको, सर आपको कैसे पता कि फोर्स ऊपर लग रहा है, हाँ कि ना, मेरे को कैसे पता, चलो मान लेते नहीं लग रहा है ना, तो नहीं लग रहा तो नीचे जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी बॉल को अपनी तरफ खींचना चाह रही है। देखो मैंने छोड़ा, आगे नीचे आ रहा है ना, ये
यानी इस धरती की हर चीज़ को नीचे खींचा जा रहा है। कौन? धरती खींच रही है ना। तो अगर बॉल भी हवा में टंग रही है तो उसे खींच रहा है नीचे धरती ग्रेविटी। अगर इसे नीचे खींचने पर भी ये नहीं जा रहा तो इसका मतलब कोई है जो इसे ऊपर खींच रहा है, हाँ कि ना। और वो जितना, अगर ये कहीं नहीं जा रहा तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, तभी दोनों क्या हो गए? कैंसल आउट, और बॉल जहां है वहीं मूव ही नहीं कर रही। सो बैलेंस फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स होता है जहां पर दोनों तरफ से फोर्स क्या लगता है? इक्वल लगता है। अच्छा, अनबैलेंस में ऐसा नहीं होता। और बेसिकली अनबैलेंस में ऐसा मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को यहाँ से धक्का मिल रहा है 15 न्यूटन का और यहाँ से धक्का मिल रहा है 5 न्यूटन का, हाँ या ना। तो देखो, बॉक्स को मैंने धक्का मारा 15 न्यूटन से, तो बॉक्स कह रहा है हम जा रहे हैं लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट से रोकने के लिए आगे कितना फोर्स आया? 5 न्यूटन। वो तो बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, कौन जीतेगा? बड़ा जीत जाएगा। तो होगा क्या? 15 न्यूटन वाला 15 न्यूटन के हिसाब से धक्का मार रहा था, लेकिन 5 वाले ने रोक लिया और 5 हो गए कैंसल आउट। अब कितना बचा? 10। यानी एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आप ऐसा मानिए, तो अब जो ब्लॉक है वो 15 न्यूटन के हिसाब से मूव नहीं करेगा, वो 10 न्यूटन के हिसाब से मूव करेगा। लेकिन फोर्स कितना लग रहा है? 15 न्यूटन लग रहा है, लेकिन मूव करेगा वो 10 के हिसाब से। सोचो, अगर मैं यहाँ से 5 से 10 कर दूं तो ये फोर्स 5 हो जाएगा और कम और धीरे मूव करेगा। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? जब दोनों तरफ से फोर्स क्या लगे? अलग अलग नंबर में। और कभी भी अनबैलेंस फोर्स लगेगा, इस बात की गारंटी है वो चीज़ मोशन में आ जाएगी, हाँ ये ना। सोचो ना कि एक दीवार है, आप दीवार पे धक्का मार रहे हैं, तो उससे सोचो दीवार पे आपने लगाया कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, 100 न्यूटन, तो दीवार ने आप पे कोई फोर्स लगाया? भाई देखो, सिंपल सा रूल क्या कहता है, फोर्स जिस तरफ लगाओगे फोर्स उसे उस तरफ मूव करने की कोशिश करा रहा है। अगर मैं दीवार पे धक्का लगा लेकिन दीवार हिली ही नहीं, यानी 100 न्यूटन के बाद भी नहीं हिल रहा, क्यों नहीं हिल रहा? जबकि फोर्स तो हिला सकता है। तो ऐसा, अच्छा कोई भी चीज़ कब नहीं हिलती? जब बैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस से कभी कोई चीज़ हिलती नहीं है। अब सोचो, अगर मैंने दीवार धक्का लगा, दीवार हिला नहीं, यानी कि बैलेंस, दीवार में क्या लग रहा है? बैलेंस। यानी अगर मैंने 100 लगाया, उसने भी क्या लगाया? 100 लगा दिया, आपका फोर्स कैंसिल कर दिया। लेकिन उसकी भी एक क्षमता है बैलेंस करने की। आपने 100 लगा, 100 लगाया, आपने 200 से 200, 400 400 लगाया, 4000, वो कह रहा भाई मेरे पास से 3600 का फोर्स है मैक्सिमम। तो जैसे ही आपने 400 एक्स्ट्रा दिया, दीवार टूट जाएगी। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, किसी की बोली लग रही है, भाई एक कोई चीज़ है, मैंने बोला मैं खरीद लाख रुपए का, आपने बोला लाख का, मेरा 4 लाख, और 4 लाख, मैंने कहा 10 लाख, 10 लाख। मुझे तो आपकी लिमिट तो होगी, मतलब 50 लिमिट, आपकी 50 है। मैं जैसे 51 बोलूँगा, 50 तो कैंसिल आउट कर, 1 लाख में मैं जीत रहा नहीं जीत रहा, तो वो चीज़ क्या होगी? अब मेरे हिसाब से चलेगी। मतलब मैं चाहूँगा टूटे तो टूट जाए। तो कभी भी कोई चीज़ टूटती है या कुछ हिल मूव करती है, उसमें सारा गेम आता है अनबैलेंस फोर्स का। अब देखो, ये चीज़ है, मैं इसको हिला रहा हूँ, ये हिल गया ना, हल्का सा भी हिल गया, इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स हुआ यहाँ। इसका वजन कह रहा है कि नहीं मुझे मत हिलाओ, मत हिलाने, हिला ही मत दो मेरे को। तो मैंने लगाया 50 न्यूटन, तो वजन ने लगाया, अच्छा देखो मेरे लिए मुश्किल है हिलाना, हाँ कि ना। मुश्किल है मतलब पता क्या है? अगर मैं 50 लगा रहा हूँ तो ये मेरे को 45 का वापस दे रहा है, बचा कितना? 5। तो 5 से तो इतना ही मूव करेगा जी, हाँ कि ना। लेकिन यही चीज़ देखो कितना सिंपल है, चल पे साइड हो, कम लगाया ना मैंने, क्यों? क्योंकि इसका वजन कम है तो मुझे कम रोक पा रहा है, कम फोर्स पैदा कर रहा है अपने लिए। तो हमेशा बैलेंस फोर्स चीज़ें मूव कराते हैं, लेकिन अनबैलेंस, अब सवाल है अनबैलेंस मूवमेंट कैसे कराती है। मैं इसमें आपको एक नया टॉपिक समझाना चाहता हूँ। वो नया टॉपिक है फ्रिक्शन। क्या है? आप समझिए फ्रिक्शन क्या होता है। पहली बात, फ्रिक्शन इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन रफ सरफेस। ये सिर्फ कहाँ मिलेगा? रफ सरफेस में मिलेगा। सर मतलब देखो, मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है जिसको आपको देखने पे आपको एक ब्लॉक ऐसा दिख रहा है, और मैंने नीचे एक लगा रखा है ये नीचे ज़मीन है, मैंने धक्का मारा तो ये मूव करने लग गया,
क्या टच करते ही मूव करता है? ये थोड़ा जोर तो लगाना पड़ता है ना, जोर लगाना क्यों पड़ रहा है? पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है। देखो टच करते नहीं ला, थोड़ा जोर लगाना पड़ा, हाँ या ना? टच करते क्यों नहीं जा रहा बताता हूँ मैं। हमें लगता है कि बड़ा सिंपल, धक्का मारा उड़ गया। अरे जब तुम इसकी बॉडी को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कुछ नई चीज। ये है बॉक्स, बॉक्स की सरफेस जो है वो रफ होती है। कैसी होती है? रफ होती है। सोचिए ये हो गया, ये इसकी रफ सरफेस। सुनो ध्यान से, है कि नहीं रफ सरफेस? देखो समझे, रफ सरफेस है इसकी। या अगर आप इसको नहीं समझ रहे थे तो आप ऐसे मान लो, ऐसे हो सकती है, मानते हो ऐसे, ये ऐसे ही, समझे, ऐसी सरफेस है। लेकिन जब बहुत जूम करके देखोगे ना, क्या हुआ? कोई नहीं, जब बहुत जूम करके देखो तब मिलेगा रफ सरफेस। ये जैसे कितना स्मूथ है, स्मूथ नहीं है ये। जो बहुत जूम करोगे ये ऐसा दिखेगा सरफेस। और जो नीचे की मिट्टी है, जो जमीन है भाई, वो भी कुछ ऐसी होती है, वो भी कुछ ऐसे ही होती है। इससे पता क्या होता है? जब आप एक ऑब्जेक्ट जमीन पे रखते हो तो जमीन की सरफेस भी कैसी है? रफ है। ऑब्जेक्ट की सरफेस भी कैसी है? रफ है। तो जब दोनों ऐसे करते हैं मैच, तो दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं, ऐसे लॉक हो जाते हैं, हाँ या ना? आप देखो क्या होगा। सोचो अगर ये लॉक हो गए, लेट सपोज ये सरफेस ऐसा हो गया, लॉक हो गया, ऐसे मान लो। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को धक्का मारोगे, इसको धक्का ऐसे लगाओगे, तो बेसिकली धक्का वहां नहीं लग रहा है, धक्का हर नीचे जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे सेम धक्का लग रहा है। यस और नो? लग रहा है। लेकिन नीचे वाला कह रहा है कि भाई धक्का तुमको मिल रहा है, मेरे को थोड़ी धक्का मिल रहा है। हमें धक्का जमीन को थोड़ी मारा है, कहाँ, किसको मारा है? बॉक्स को मारा है। तो नीचे वाला जहां है वहीं रहना चाहेगा ना। तो नीचे वाला कह रहा हो भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो नीचे वाला इसको रोकेगा ऐसे। यस और नो? रोकेगा नहीं रोकेगा? तो शुरू में जब आप धक्का मार रहे हो, वो धक्का क्यों मार रहे हो? ताकि ये जो फ्रिक्शन है, सर फ्रिक्शन क्या होता है? दो रफ सरफेस के बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या बुलाते हैं? फ्रिक्शन। देखो धक्का मारा बॉक्स को, जमीन कह रही है मेरे को भी ला रहा है, मैं तो वहीं रहूंगी ना। तो अब ये लेकिन लॉक हो रखे हैं, तो जब ऊपर का भेजो तो नीचे वाला ऐसे ऐसे रोकेगा ना नीचे वाला। तो ये जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो शुरू में मान लीजिए, जैसे इमेजिन करो कि आप देखो, थोड़ा मैं दिखाता हूँ और सिंपल तरीके से। अब इसको मानो ऐसे, लेट सपोज इंटरलॉक होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ही होगा इंटरनल। और ऐसे इंटरलॉक हो गया नीचे। हो गया। अब देखो, तो ये लगाएगा धक्का इस तरफ जाने को, लेकिन वो लगा रहा है इस तरफ कि हम नहीं जाने देंगे। लेकिन आप फोर्स लगाए जा रहे हो, लगाए। तो आपने क्या किया? आपने पहले वाले को तोड़ दिया, सरफेस से तोड़ दिया आपने। तोड़ोगे ना, ठीक है, तोड़ोगे। जैसे फ्रिक्शन टूटता है, कुछ टूटता है, हीट रिलीज होती है सरफेस से। अच्छा, आपने और लगाया, आपने इसने धक्का मारा, इसको भी तोड़ दिया, धक्का मारा, इसको तोड़ दिया। करते करते आपने नीचे सरफेस के जो छोटे मोटे तोड़ दिया आपने, हीट पैदा हुई, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे ही आपने तोड़ दिया, क्या कोई अब रोकने वाला है इसको? नहीं। अब ये आसानी से मूव करने लगेगा। तो देखो, नीचे का फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए एक फोर्स लगा रहा था। मान लीजिए 100 न्यूटन का नीचे से फ्रिक्शन मिला। तो अगर आपको इस ब्लॉक को मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा?
आपको फोर्स 100 न्यूटन से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपने अगर 105 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो 100 न्यूटन तो फ्रिक्शन को ख़त्म करने में लगेगा सिर्फ, हाँ कि ना। बाकी का बचा 5 न्यूटन, अब जैसे आपने एक बार फ्रिक्शन तोड़ दिया, अब आपके लिए उसको मूव करना आसान है। इसका एग्जाम्पल चाहते हो? आप ट्रक का एग्जाम्पल ले लो। सोचो आपके सामने कोई भारी गाड़ी है, उस गाड़ी को शुरू में हिलाना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि शुरू में उसके टायर का जो सरफेस है, जो रोड का सरफेस है, वो दोनों लॉक हो रखे हैं फ्रिक्शन से, हाँ कि ना। तो शुरू में आपको फोर्स लगाना है क्योंकि वो फ्रिक्शन तोड़ना है। अब आपने तोड़ दिया एक बार, अब आपको तो नहीं तोड़ना, अब तो तोड़ना ही, एक बार टूट गया फ्रिक्शन तो टूट गया। अब आप कम फोर्स लगाओगे तो भी गाड़ी चलती रहेगी। तो गाड़ी में पहले धक्का ज़्यादा लगाना पड़ता है, एक बार जब चलने जाती फिर फोर्स कम भी लगाओ तो भी गाड़ी चलती रहती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन टूट चुका है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब गाड़ी का टायर चलता है, गाड़ी का टायर गर्म हो जाता है, जानते हो, गाड़ी का टायर गर्म हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टूटता है, टूटने को इसके सरफेस के मॉलिक्यूल भी टूटते हैं, ये भी टूटते हैं, तभी तो गाड़ी के पहिए घिस जाते हैं रोड पे। क्यों घिसते हैं? गाड़ी का पहिया रोड पे घूमता है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से रोड भी खराब होगा और टायर भी, तो टायर घिसेगा करते करते टाइम पर टायर पूरा खत्म हो जाता है। तो अब बताओ मुझे, अनबैलेंस फोर्स है कि नहीं यहाँ पे? अगर आपने फ्रिक्शन जितना भी फोर्स लगा तो ब्लॉक वहाँ से हिलता ही नहीं। फ्रिक्शन जितना है उससे 1 न्यूटन भी आपने ज़्यादा लगा दिया, ब्लॉक मूव करना शुरू कर जाता है। अरे, जब फ्रिक्शन कहाँ नहीं होता, फ्रिक्शन जो है ये एब्सेंट होता है कहाँ? इन स्मूथ सरफेस। अगर आपको खत्म करना फ्रिक्शन तो क्या करो, आप ऑयल डाल दो, ऑयल फ्रिक्शन खत्म कर देता है। देखो, अभी आपके लिए हाथ को आगे पीछे बड़ा मुश्किल है ना, ऐसे मुश्किल है, ऐसे हाथ दबाओ और बड़ा मुश्किल है ना ऊपर करना, एक बार ऑयल लगाओ, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए करना। क्योंकि अभी ना आप कहते हैं फ्रिक्शन है, और जैसे हाथ ऊपर से करते हो तो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन से हाथ गर्म हो रहा है। देखो ऐसे करो, हाथ गर्म हो जाएगा आपका, हो रहा है फ्रिक्शन है हाथों में। लेकिन एक बार आपने ऑयल लगा लिया, फ्रिक्शन गायब, फ्रिक्शन गायब, अब ऑयल वो आएगा ही नहीं। तो अगर मुझे किसी चीज़ को मूव कराना है, तो अगर मैं उसमें फ्रिक्शन ख़त्म कर दूं तो मेरे लिए मूव कराना बड़ा आसान है। लेकिन एक दिक्कत भी सुनोगे, फ्रिक्शन हमारे लिए वरदान भी है। फ्रिक्शन हमारी जान बचाता भी कई बार। गाड़ी शुरू, तो गाड़ी में आप बार बार इसके फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए आप पावर दे रहे थे। इमेजिन करो मैं पावर देनी बंद कर दी, तो अब जब फ्रिक्शन बनेगा आप तोड़ तो पाओगे नहीं। अच्छा, जिस स्पीड से चलता हुआ आ रहा था उससे थोड़ा बहुत फोर्स उसमें था, तो वो थोड़ा फ्रिक्शन तोड़ रहा होगा, लेकिन टाइम के साथ उसका फिर से इंटरलॉक बनना स्टार्ट, जैसे ही बनता जाएगा वैसे गाड़ी की स्पीड धीमी होती चली जाती है। वही फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रोड पे फ्रिक्शन आप गाड़ी नहीं चला सकते, संभव ही नहीं हम गाड़ी चला लो। आप सोचो ना, हम चल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप बर्फ पे चलोगे, फिसल जाओगे। कुछ टाइलें जो होती हैं उन पर हम चल नहीं पाते, पैर फिसलते हैं। क्यों? स्मूथ होती हैं, स्मूथ होने से फ्रिक्शन नहीं होता। मेरे चप्पल है, चप्पल को अगर फ्रिक्शन में तो चप्पल पकड़ लेगी ना उस पॉइंट को, गिरेगी नहीं। अगर चप्पल को फ्रिक्शन ना मिले फिर वो पकड़ेगी नहीं। और अगर वो नहीं पकड़ा, मैंने केवल हमें चलने के लिए पिछले पैर धक्का मारना पड़ता है, धक्के के लिए उसमें फ्रिक्शन मिलना चाहिए ना। अब फ्रिक्शन नहीं मिला तो मेरा पैर धक्का कैसे मारेगा, मैं खुद फिसल जाऊँ।